वेलकम टू केमिस्ट्री एज। देखिए, आज हम बात करते हैं CUT 2025 एग्ज़ाम की। अगर आपके पास डोमेन में केमिस्ट्री सब्जेक्ट है तो आपको क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, किस तरह का पेपर आता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इन सब क्वेरीज के साथ साथ हम एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। देखिए, केमिस्ट्री सब्जेक्ट में आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। हर एक क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का होता है। एक आप ये भी ध्यान रखेंगे, यहाँ नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप गलत करते हैं तो -1 उस गलत क्वेश्चन के लिए आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। सेकंड, देखिए सिलेबस की अगर हम बात करें तो सेम वही सिलेबस है जो अभी आपने बोर्ड एग्जाम में दिया था। फॉर एग्जांपल, यूनिट फर्स्ट सॉल्यूशन, सेकंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, देन केमिकल काइनेटिक्स, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, अल्कोहल, ईथर, फिनोल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइन और बायोमोलिक्यूल्स। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, पी ब्लॉक एलिमेंट, क्या इनसे भी क्वेश्चन आएंगे? देखिए, जो सिलेबस आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वो 2025 के लिए है। इसका मतलब जो पार्ट CBSE ने डिलीट कर दिया था उससे कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। सेकंड, कहाँ से पढ़ें? तो आपको NCERT की बुक के अलावा किसी भी बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको 60 मिनट का टाइम मिलता है इस डोमेन केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए। 50 क्वेश्चन 60 मिनट। इसका मतलब जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सुपरफिशियली पूछे हुए होते हैं, डेप्थ के अंदर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो ये सारा सिलेबस आपने रिसेंटली कवर किया है अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो CUT का पैटर्न क्या है, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करते हैं और उसके बाद मेरे इस चैनल के ऊपर आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए, देखिए 10 आपकी यूनिट हैं, इन 10 यूनिट के लिए 10 वीडियोस जो सिंगल शॉट वीडियो हर एक चैप्टर के लिए होंगी। आप वहाँ से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। हर एक क्वेश्चन चैप्टर के साथ आपको बहुत सारी ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम करनी पड़ेंगी। तो इसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम लिंक दे दूंगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। जिस भी चैप्टर के लिए आपको ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम चाहिए मैं आपको PDF मैनर में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज की क्लास में हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे। तो देखिए, ये मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है ये 15 जून 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सेकंड मोस्ट एबिडेंट एलिमेंट इन द एलॉय ऑफ मिश मेटल। अभी मिश मेटल का कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हैं लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के अंदर, कि जो आपके मिश मेटल होते हैं जो कि एक एलॉय है, इनमें 94 to 95% लैंथेनॉइड एलिमेंट होते हैं, 5% के नियर अबाउट आयरन प्रेजेंट होता है और बाकी ट्रेस एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। यहाँ आपसे सेकंड मोस्ट एबिडेंट एलिमेंट आपसे पूछा गया था जो कि आपका आयरन है, यानी कि यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। सेकंड मैं बता दूं आपको, जो लैंथेनॉइड एलिमेंट्स हैं जिनको आप रेयर अर्थ एलिमेंट कहते हैं, इनमें भी नियर अबाउट 40% सेरियम प्रेजेंट होता है, देन 44% लैंथेनम प्लस नियोडाइमियम प्रेजेंट होते हैं। आप ये जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइन। आपको कुछ एमाइन दिए गए हैं और वहां पर आपसे पूछा गया है कि करेक्ट ऑर्डर क्या है। अब मैं यहाँ आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखिए, जो एमाइंस हैं इनकी बेसिक स्ट्रेंथ 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। मैं फर्स्ट बात करूं तो जो एल्किल ग्रुप अटैच है नाइट्रोजन के साथ उसका इंडक्टिव इफेक्ट, सेकंड स्टैरिक इफेक्ट, थर्ड हाइड्रेशन। इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पर आप ऑर्डर देखते हैं तो सबसे बेसिक 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, देन 1 डिग्री आता है ऑर्डर आपका। स्टैरिक बेसिस पर देखते हैं तो 1 डिग्री, सबसे ज़्यादा बेसिक, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम 3 डिग्री होता है। ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रेशन भी आपको ऑर्डर मिलता है 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। अब देखिए, अगर आपका एल्किल ग्रुप स्मॉलर है लाइक CH3, तो आपको एक नंबर याद रखना है 213।
यानी 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड 3 डिग्री। सबसे बेसिक ज़्यादा नेचर जो है वो 2 डिग्री की और सबसे कम 3 डिग्री की। अगर बल्कियर ग्रुप है जैसे C2H5 नाइट्रोजन के ऊपर सब्स्टिट्यूट है, तो आपको नंबर याद रखना है 231, यानी सबसे ज़्यादा दोनों ही केसेस में सेकेंडरी अमीन है, बट स्मॉलर ग्रुप के केस में प्राइमरी अमीन टर्सरी अमीन के कंपैरेटिव मोर बेसिक होती है। लेकिन जब ग्रुप बल्कियर होता है तो स्टेरिक इफेक्ट काम करता है, देन आपका 3 डिग्री उससे लेस बेसिक सेकेंडरी से और 1 डिग्री 3 डिग्री से भी लेस बेसिक रहेगा। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या क्या आपको दिए गए हैं देखिए, एक आपको अमोनिया दिया गया है, अमोनिया के साथ साथ आपको एनिलीन भी दिया गया है। तो एक बात तो यहाँ क्लियर हो जाती है कि अमोनिया से भी लेस बेसिक है आपका एनिलीन। अब ऑप्शन आप देखते हैं तो यहाँ आप बी ऑप्शन में देखेंगे तो सबसे लेस बेसिक अमोनिया बताया गया, इसका मतलब बी ऑप्शन आपका नेगलेक्ट हो जाता है यहाँ पर। अगर मैं ए ऑप्शन की बात करूँ तो यहाँ तक ये ऑर्डर सही है। उसके बाद अगर हम देखते हैं देन इन दोनों को कंपेयर करें हम, यहाँ देखिए NH2 ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन के साथ कनेक्टेड नहीं है। और अगर इथाइल अमाइन की बात करें हम कि इन दोनों के अंदर ज़्यादा बेसिक, और देखिए यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट काम कर रहा है, जबकि जो आपका फिनाइल ग्रुप है इसका इंडक्टिव इफेक्ट कैसा होता है, माइनस आई होता है। इसका मतलब इथाइल अमीन जो है वो इसके कंपैरेटिव में क्या होगी, ज़्यादा बेसिक होगी। तो यहाँ पर भी ये ऑर्डर सही आपको मिल रहा है। देन सेकेंडरी अमीन आपका आ जाता है, तो सेकेंडरी अमीन तो देखिए किसी भी कोई भी केस हो, चाहे मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड हो चाहे इथाइल सब्स्टिट्यूटेड हो, सबसे पावरफुल बेसिक नेचर होती है उसकी। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि एमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट मैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करूँ तो ये क्वेश्चन देखिए सॉलिड स्टेट के अंदर आता था, और सॉलिड स्टेट चैप्टर जो है अब आपके सिलेबस में नहीं है तो हम इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या दिया है कि ए रिएक्शन टेक 30 मिनट टू कंप्लीट 50%, यानी 30 मिनट में 50% कंप्लीट होते हैं, दैट मीन हाफ लाइफ टाइम 30 मिनट है। एंड टेक 45 मिनट टू कंप्लीट 75% ऑफ द रिएक्शन, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, कि आपकी रिएक्शन की ऑर्डर क्या रहेगी। अब मैं सिंपल सी बात करूं अगर यहाँ पर कि ये कॉन्सेप्ट जो आपको दिया गया है, यहाँ अगर आप दोनों ही केसेस के अंदर रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, जबकि ट्रिक की बेस क्वेश्चन था। यहाँ ट्रिक क्या काम करती है देखिए, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो T 3/4 यानी 75% 3/4 इक्वल टू आपका होता है 3/2 इंटू टी हाफ। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो T 3/4 आपका होता है 2 इंटू में टी हाफ। दोनों फॉर्मूले आप नोट कर लें, याद रखें, क्योंकि आप अगर +2 तक पढ़ते हैं तो काइनेटिक्स जो है वो जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की आपके सिलेबस में है। तो सबसे पहले हम यहाँ से ट्राई करते हैं। तो टी हाफ आपको दिया गया है 30 मिनट, इंटू में 1.5, दैट मीन 45 मिनट आ जाएगा। क्या T 3/4 यानी 75% कंप्लीट होने में। तो इसका मतलब कि तो इस चीज़ को फॉलो कर रहा है, तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। आपका ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग हेलो एल्केन रिएक्ट विद एक्वस क्यूएच मोस्ट रेडली। तो जब भी आप एल्किल हैलाइड की रिएक्शन क्यूएच के साथ करवाते हैं तो आपको पता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है और अल्कोहल बनता है। और यहाँ रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहता है, 3 डिग्री, उससे लेस रिएक्टिव 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो यहाँ पर 3 डिग्री आपका 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब एक चीज़ और बता देता हूँ, देखिए ये यहाँ पर एक्वस केओएच लिया गया है। अगर यहीं पर एल्कोहलिक केओएच होता तो सब्स्टिट्यूशन की बजाय एलिमिनेशन रिएक्शन होती है और एल्कीन बनती है। तो जरूर आप इन दो रिएक्शंस को अच्छे से देखेंगे, एल्कोहलिक केओएच के साथ और एक्वस केओएच के साथ, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन। नेक्स्ट अगेन आपका कोलाइडल जो सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर होता था उससे क्वेश्चन पूछा गया है। हम चलते हैं नेक्स्ट। 7 नंबर क्वेश्चन में आपको एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया गया है और उसका नाम पूछा गया है कि उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम क्या है। तो देखिए क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया गया है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया गया है NiCl2 देन PPH3 ट्वाइस। देखिए ये आपको पता है क्लोरिडो, या आप क्लोरो भी कह सकते हैं, और ये है आपका ट्राई फिनाइल फॉस्फिन। तो आपका नाम हो जाएगा डाई क्लोरो। देन
नाम से पहले आप प्रीफर करते हैं बिस इसके, क्योंकि एम्बिग्युइटी क्रिएट ना हो। बिस ट्राई फिनाइल फोस्फिन, देन निकल, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी सेकंड। तो यहाँ आप देखेंगे ये आपका आ गया डाइक्लोरो बिस डाइफिनाइल फोस्फिन, सॉरी डाइफिनाइल फोस्फिन नहीं, ये ट्राइफिनाइल फोस्फिन है। तो ये रहा आपका ऑप्शन डाइक्लोरो बिस ट्राइफिनाइल फोस्फिन निकल सेकंड, ए नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। यानी सिंपल अगर मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करूं तो नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स विच आर नॉट ऑक्टाहेड्रल। देखिए ऑक्टाहेड्रल के लिए कंडीशन क्या है कि अगर मोनोडेंटेड लिगेंड है तो आपको पता है 6 लिगेंड आपको मिलेंगे, अगर बाइडेंटेड लिगेंड है तो आपको 3 लिगेंड मिलेंगे। यहाँ देखिए फर्स्ट के अंदर 6 अमोनिया मोनोडेंटेड है, तो इसका मतलब ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट की बात करूँ तो कार्बोनिल एज ए लिगेंड है और वो भी 4 है, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स जो है आपका वो ऑक्टाहेड्रल नहीं है। एक तो बी नहीं है यहाँ पर और एक आपका ई नहीं है, तो यहाँ बी और ई ऑप्शन कौन सा है, क्योंकि दो इनके अंदर 4 लिगेंड है, तो बी और ई आपका ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ मैं एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट बताऊंगा, आप ध्यान देंगे। आपसे ई सेल पूछा गया है। अब जनरली हम क्या लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू IUPAC कन्वेंशन हम लिखते हैं ई सेल नोट इक्वल टू ई कैथोड, दैट मीन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अब यहाँ आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आपको ई नोट दिया गया है किसके लिए, Br2 टू Br नेगेटिव, विच वन इज 1.09। देन आपको दिया गया है ई नोट Cl2 टू Cl नेगेटिव, दैट इज 1.36। दोनों ही वैल्यूज आपको पॉजिटिव में दी गई, बिल्कुल। अब देखिए आपको यहाँ वैल्यू किस में दी गई, आपको वैल्यू दी गई है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में। वेरी फर्स्ट आप इनको कन्वर्ट करिए रिडक्शन पोटेंशियल में। तो रिडक्शन पोटेंशियल में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये लिखा जाएगा Br नेगेटिव टू Br2, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगी -1.09। नेक्स्ट आप लिखेंगे Cl नेगेटिव टू Cl2, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी -1.36 वोल्ट। अब आप इन वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में प्लेस कर सकते हैं। बिफोर दिस आपको पता होना चाहिए कि कैथोड कौन बनेगा, एनोड, क्योंकि कैथोड पर रिडक्शन होता है तो हायर वैल्यू जो भी है उसका कैथोड बनेगा। तो नेगेटिव में जो वैल्यू स्मॉलर होती है वो एक्चुअली बड़ी वैल्यू होती है। तो यहाँ पर आपकी कैथोड की वैल्यू आ जाएगी -1.09, देन नेगेटिव, देन 1.36 वोल्ट। अब आप इसको सोल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। मैं बता देता हूँ आपको कितना आंसर आता है। ये आपका आंसर आता है 0.27 नियर अबाउट। तो आपका ऑप्शन देखिए यहाँ पर, ये ऑप्शन आपका सही है। हो सकता है आपने वैल्यूज़ को यहाँ पर एक्जैक्टली नहीं देखा होगा क्या है, पॉइंट डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट बड़ा शानदार और बड़ा आसान क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि स्टीरियो सेंटर यानी कायरल कार्बन के बारे में पूछा गया। तो जिस कार्बन की चारों वैलेंसीज पर डिफरेंट ग्रुप जुड़े हों तो हम उसे कायरल कार्बन कहते हैं, और ये आपको फर्स्ट ऑप्शन में ही दिख रहा है। एक वैलेंसी पर हाइड्रोजन है, एक पर ब्रोमीन है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और एक के ऊपर क्लोरीन है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, अगेन बायोमोलिक्यूल चैप्टर से क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं इसे। आपको 4 एंजाइम दिए गए हैं और देन आपसे पूछा गया है कि करेक्ट मैच कौन सा है। तो देखिए यूरिएज एंजाइम की अगर हम बात करें, नाम से ही पता चल रहा है आपको कि यूरिया को कन्वर्ट करता है अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो यानी कि ये आपका जाएगा थर्ड के साथ। अब थर्ड ऑप्शन यहाँ पर 3 में है, ए में है, सी में है और डी में है। अगेन आप एक और को कंफर्म करेंगे कि भाई नेक्स्ट कौन सा है। सेकंड आपको दिया गया है एंजाइम जो दिया गया माल्टेज। तो माल्टेज आपको पता है माल्टोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज के अंदर। तो आपका बी जो है वो फोर्थ के साथ जाएगा, तो बी फोर्थ के साथ अगेन 2 के अंदर है। थर्ड इन्वर्टेज एंजाइम आपको पता है सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलता है, यानी सी के साथ सेकंड होगा। तो सी के साथ सेकंड जो है आपका जो ऑप्शन डी भी है और ऑप्शन बी भी है, क्योंकि यहाँ डी के अंदर फर्स्ट और सेकंड दोनों दिए गए हैं, फर्स्ट भी दिया गया है और सेकंड भी दिया गया है। तो नेक्स्ट लास्ट डायस्टेज एंजाइम को देखते हैं। तो देखिए डायस्टेज जो एंजाइम आपका है ये क्या करता है, ये स्टार्च को फर्स्ट कन्वर्ट करता है माल्टोज में, देन तो इसका मतलब डी के साथ आपका फर्स्ट आ जाएगा, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए। यानी यहाँ से आपको ये पता चलता है कि थोड़ा सा
एंजाइम के बारे में, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट भी है, जब आप बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ते हैं तो आप थोड़ा गौर करेंगे वहाँ पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका सरफेस केमिस्ट्री से है, अगेन आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से क्वेश्चन है, तो इनसे हमें नहीं देखना। हाँ, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपका क्वेश्चन लिया गया है। क्या क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका बेसिक समझा देता हूँ। मान लीजिए कोई रिएक्शन आपकी है जीरो ऑर्डर, तो उसका रेट आपको पता है, जो भी आपका रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन के जीरो पावर, दैट मीन वहाँ डिपेंड नहीं करता है। अगर रिएक्शन आपकी फर्स्ट ऑर्डर है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट आपका। अगर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट जो है वो रिएक्टेंट की सेकंड पावर यानी स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए, जीरो ऑर्डर अगर आपकी रिएक्शन है और रिएक्टेंट की मैं कंसंट्रेशन को चेंज करता हूं तो रेट चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि रेट ऑलवेज कांस्टेंट। किसी की पावर जीरो है, इसका मतलब 1 आएगा, यानी रेट जो है आपका क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रिएक्शन की इनिशियल कंसंट्रेशन को मैं डबल करूंगा तो रेट डबल हो जाएगा, ट्रिपल करूंगा तो रेट ट्रिपल हो जाएगा। अगर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है ए के रेस्पेक्ट में, तो अगर मैं कंसंट्रेशन को डबल करता हूं तो रेट 4 टाइम हो जाएगा, ट्रिपल करता हूं तो 9 टाइम हो जाएगा, ये आप ध्यान देंगे। इसी तरह से अगर आपकी रिएक्शन हाफ लाइफ हाफ ऑर्डर है अगर, तो क्या आएगा कि कंसंट्रेशन ऑफ ए, आप रूट लगा सकते हैं, पावर 1/2 भी लगा सकते हैं। ये 4 चीज़ें आप ध्यान रखेंगे तो कई सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। देखिए यहाँ क्या कहा गया है कि इनिशियल जो कंसंट्रेशन है, द रेट ऑफ ए रिएक्शन चेंज फ्रॉम 2.48 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड है, टू 4.96 इंटू 10⁻³ यानी कि आपकी जो रिएक्शन का रेट है वो क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। कब हो रहा है डबल, व्हेन द कंसंट्रेशन चेंज फ्रॉम 0.6 m टू 2.4। अब देखिए कंसंट्रेशन को आप कितने टाइम कर रहे हैं, 4 टाइम कर रहे हैं। तो अब यहाँ कौन सी कंडीशन, देखिए यहाँ अगर 4 टाइम करते जीरो ऑर्डर में तो रेट चेंज ही नहीं होता, यहाँ 4 टाइम करते तो रेट 4 टाइम होता, यहाँ अगर 4 टाइम करते तो रेट 16 टाइम इंक्रीज हो जाता। अगर यहाँ पर आप 4 लिखेंगे, रूट को सोल्व करेंगे तो ये सेकंड ही आएगा। इसका मतलब आपकी रिएक्शन कौन सी है, हाफ ऑर्डर रिएक्शन है, यानी 1/2 आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा यहाँ पर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो अगेन ये आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से क्वेश्चन है, हमें नहीं देखना इसे। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, दीज स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट विच पर्टिकुलर काइंड ऑफ हैलाइड। देखिए ये वाला अगर आपको कहीं पर भी ग्रुप दिखता है तो आप सबको पता है, इसे बोला जाता है, सॉरी, CH2 डबल बॉन्ड CH देन CH2, ये जो ग्रुप है ये आपका एलाइल कहलाता है। क्या कहलाता है, एलाइल। और यहाँ पर हेलोजन अटैच है तो ये एलाइल हैलाइड हो जाता है। सेम आपको नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है उसमें भी आपको एलाइल ग्रुप दिखाई दे रहा है, यहाँ हेलोजन है या मल्टीपल बॉन्ड है तो आप यहाँ से देखेंगे तो ये एलाइल ग्रुप हो जाता है। तो आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, एलाइल हैलाइड हो जाएगा। विनाइल क्या होता है, ये विनाइल ग्रुप होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये जो ग्रुप है ये आपका विनाइल ग्रुप होता है। तो ये विनाइल हैलाइड ये है आपका, ये एलाइल हैलाइड है। विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट अंडरगो एजो कपलिंग रिएक्शन, यानी कि एमाइन चैप्टर के लास्ट में आप एजो कंपाउंड पढ़ते हैं, वहाँ इनकी रिएक्शन से, तो कौन जो ऐसा कंपाउंड है जो एजो कपलिंग रिएक्शन नहीं देगा। अब देखिए एजो कपलिंग रिएक्शन कौन देते हैं, एजो कंपाउंड देते हैं। एजो कंपाउंड में ये वाला ग्रुप होता है जिसे आप बेंजीन डायजोनियम सोल्ट कहते हैं, N2 पॉजिटिव। ये आपका एक वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो वीक इलेक्ट्रोफाइल है तो ये किसके साथ रिएक्ट करता है, हमेशा ही इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है। तो क्या क्या ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि अगर एनिलीन है यानी कि बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप प्रेजेंट है तो देखिए तो +R शो करता है, डेफिनेटली जो बेंजीन रिंग है वो इलेक्ट्रॉन रिच होगी इस ग्रुप के प्रेजेंस की वजह से। फिनोल में आपको पता है अगेन OH है जो कि +M इफेक्ट की वजह से बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन रिच बना देता है। एनिसोल की अगर हम बात करें तो सेम केस यहाँ पर भी आता है, क्योंकि एनिसोल आपका ये ग्रुप अटैच होगा तो एनिसोल है। एक के अंदर आपकी बेंजीन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब नाइट्रो ग्रुप आपको पता है कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। और इस ग्रुप को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड चाहिए, तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। नाइट्रो बेंजीन जो है वो कपलिंग रिएक्शन नहीं देता है। नेक्स्ट, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन व्हेन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ X एट इट्स कंसंट्रेशन C इज
दिस वन, यानी कि आपको एक कंपाउंड की सी कंसंट्रेशन के ऊपर मोलर कंडक्टिविटी दी गई है कितनी, 24.14 दी गई है, यानी कि लैम्डा एम दिया गया है आपको। अगेन ये क्या कहता है, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर आपको दिया गया है 48.28, और पूछा क्या गया है आपसे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। अब ये क्वेश्चन कहाँ पर है, जब आप कोलराउस लॉ की एप्लीकेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप एक एप्लीकेशन पढ़ते हैं कि डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जो किसके इक्वल होता है, ये होता है लैम्डा एम डिवाइडेड बाई लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो यहाँ आपका हो जाएगा 24.14 डिवाइडेड बाई 48.28, आई थिंक 1/2 इसका आंसर आएगा, यानी कि 0.5। तो आप ऑप्शन देखिए, 0.5 आपका बी नंबर ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, फिनोल इज ब्रोमिनेटेड। अब देखिए फिनोल का जब आप ब्रोमिनेशन करवाते हैं तो दो कंडीशन में करवाते हैं। क्या क्या कंडीशन है देखिए, पहला तो कंडीशन है आपका ब्रोमीन वाटर, यानी ब्रोमीन प्लस वाटर या ब्रोमीन वाटर भी लिखा हो सकता है। दूसरा है आपका कार्बन डाइसल्फाइड एटमॉस्फेयर के अंदर, यहाँ आपको मिलता है ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट और यहाँ मिलता है आपको मोनोब्रोमो प्रोडक्ट। तो यहाँ ऑप्शन देखिए, मोनोब्रोमोफिनोल आपको मिलता है, ट्राई ब्रोमोफिनोल जो की अगर आप बात करते हैं तो ये मिलता है आपको ब्रोमीन वाटर के साथ। तो यानी कम्पिटिटिव रिएक्शंस आप कह सकते हैं, थोड़े से डिफरेंट रिएक्शंस है, तो आप जरूर इनको याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर यानी सॉल्यूशन चैप्टर से आपका क्वेश्चन है। क्या कहा गया है कि आपके पास दो सॉल्यूशंस हैं। एक सॉल्यूशन आपके पास 50 ml ऑफ 0.25 m यानी 0.2 m यूरिया का है, कितना 50 ml है। सेकंड आपके पास 0.4 m है और ये भी 50 ml है। किसका है ये ग्लूकोज का है, ये ग्लूकोज है आपका और ये आपका यूरिया है, यानी कि दोनों ही नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोसिएट नहीं होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। कि ये अगर आप इनको मिक्स कर देते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, यानी यहाँ पर आपसे पाई पूछा गया है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब पाई इज इक्वल टू क्या होता है, CRT होता है, यानी कि यहाँ से आपको रिजल्टेंट कंसंट्रेशन, रिजल्टेंट मोलरिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी पहले। तो रिजल्टेंट मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है आपको पता है, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2, यानी फर्स्ट में मिलीमोल सेकंड में मिलीमोल डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। अगर फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, सेकंड को इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 100 आ जाएगा, यानी कि आपकी रिजल्टेंट मोलरिटी कितनी होगी, सॉरी 0.3, ये आपका 0.3 आ गया, यानी सी की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, आर गिवन है और टी भी आपका गिवन है, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि सी आपका आ गया 0.3 इंटू में आर आपको दिया गया है 0.083 मल्टीप्लाई बाई 298। देखिए जब मैं चैप्टर करवाऊंगा तो आपको दो तरह के क्वेश्चन करवाऊंगा, यानी यहाँ पर आपने दो ऐसे सॉल्यूशन को मिक्स किया है जिनके सोल्यूट डिसोसिएट नहीं होते हैं, ना एसोसिएशन होता है उनका, ना डिसोसिएशन होता है। नेक्स्ट हम डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन को अगर मिक्स करें तो कैसे आप रिजल्टेंट ऑस्मेटिक प्रेशर आप कैलकुलेट करते हैं। इवन ये मैंने बोर्ड क्लासेस के लिए जो मैंने सीरीज चलाई थी उसमें मैंने समझाया भी था। तो यहाँ से हम आंसर कैलकुलेट करते हैं, देखिए 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.083 मल्टीप्लाई बाई 298, ये आपका आंसर आ जाएगा 7.42, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर 7.42। नेक्स्ट देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ऐसे कई क्वेश्चन मैंने आपको बोर्ड प्रिपरेशन के दौरान करवाए थे, बड़ा एक कॉन्सेप्ट इनके अंदर है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि आपको चार तरह के, यहाँ 5 तरह के आपको सॉल्यूशन दिए गए हैं, सबकी कंसंट्रेशन 0.1 m है और पूछा क्या गया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है कि आप यहाँ पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसका डिप्रेशन सबसे ज़्यादा होगा सबसे लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट उसी का होगा। अब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF की अगर आप बात करते हैं तो ये डिपेंड करता है आई की वैल्यू यानी वॉन्ट ऑफ फैक्टर के ऊपर। वॉन्ट ऑफ फैक्टर डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर। अगर मैं K4 एफिशिएंसी फर्स्ट की बात करूं तो उसके लिए आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आफ्टर डिसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल ये 5 देगा, बिफोर डिसोसिएशन 1, दैट मीन आई की वैल्यू 5। सेकंड में अगर बात करेंगे तो 2 पोटेशियम देगा, 1 सल्फेट, यानी आई की वैल्यू 3। थर्ड में बात करेंगे तो ये आपकी वैल्यू 1 होगी क्योंकि ना तो एसोसिएशन हो रहा है ना इसका डिसोसिएशन। डी की अगर हम बात करेंगे
ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी, और डी के लिए अगर हम आई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो डी के लिए 4 हो जाएगी, और ई के लिए अगर वैल्यू देखेंगे आई की तो ये 2 हो जाएगी। अब देखिए जहाँ पर आई की वैल्यू जितनी ज़्यादा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी उतना ही ज़्यादा, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे लोवेस्ट रहेगा। यानी आपसे डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया है, तो सबसे लोवेस्ट है आपका 5 नंबर। इससे ज़्यादा आपका होगा फ्रीजिंग पॉइंट डी का, यानी ए, देन डी, देन बी, देन ई, और देन आपका आएगा सी। ये आपका ऑर्डर रहेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी सी ई बी, सी ई बी, डी और ए, यानी कि सी ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है आपका कि व्हेन ब्लड सेल आर प्लेस्ड इन 1% वेट बाय वॉल्यूम NaCl। अब यहाँ एक चीज़ बता देता हूँ, देखिए 0.09% जो वेट बाय वॉल्यूम NaCl का एक्वस सॉल्यूशन होता है उसे बोला जाता है NS, नॉर्मल सेलाइन। क्योंकि जब आप नॉर्मल सेलाइन जो ड्रिप आपके चढ़ाई जाती है, ये सॉल्यूशन आइसोटोनिक होता है आपकी ब्लड सेल्स के साथ। क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी तो पाई आपका यानी ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन आपका है ये हाइपरटोनिक है एज कंपेयर टू ब्लड सेल। तो जब भी आप दो सॉल्यूशन को सेपरेट करते हैं, मान लीजिए आपके पास दो सॉल्यूशन, इनको सेपरेट किया, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2 है, तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है उसे हाइपरटोनिक कहते हैं। तो आपका सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ आता है, लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर टू हायर ऑस्मोटिक प्रेशर आता है। तो अगर आपकी ब्लड सेल है तो ये ब्लड सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। तो ब्लड सेल आपकी क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन आपका डी ब्लॉक से क्वेश्चन पूछा गया है कि एक बाईवेलेंट वैनेडियम 2 पॉजिटिव आयन है। तो वैनेडियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम एंड वैनेडियम, दैट मीन 3d3 4s2। क्योंकि बाईवेलेंट है तो दो इलेक्ट्रॉन ऐसे आपके निकल जाएंगे, यानी 3d3, तीनों ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट हम किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, म्यू इज इक्वल टू होता है √n+2bm, बोहर मैग्नेट्रॉन। n की वैल्यू 3 है तो आप 3 प्लेस करेंगे, देन 3+2 5 15 bm। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, शानदार क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया जहाँ थोड़ा सा फर्क होता है ऐसी रिएक्शंस आपसे एग्जाम में पूछते हैं। फर्स्ट देखिए, एल्कोहल की अगर मैं बात करूँ CH3CH2OH, देखिए जब भी H2SO4 के साथ इसकी रिएक्शन हो आप दो टेम्परेचर डेफिनेटली याद रखेंगे। H2SO4 कंसनट्रेटेड H2SO4, एक आप टेम्परेचर 413 केल्विन याद रखेंगे, एक आप याद रखेंगे 443 केल्विन। देखिए हायर टेम्परेचर पर क्या होता है, जो आपका एक ही वाटर मॉलिक्यूल, जो अल्कोहल मॉलिक्यूल होता है उसमें वाटर का एलिमिनेशन होता है और एल्कीन बनती है। लोअर टेम्परेचर यानी 413 केल्विन है तो दो में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है तो आपका बन जाएगा ईथर। आप ये दोनों रिएक्शन जरूर याद रखेंगे। यहाँ आपका टेम्परेचर कितना है, 413 है और एल्कीन बनाई गई है, इसका मतलब ये तो सही है आपका, आपको इनकरेक्ट ढूंढना है तो ये तो सही है आपका। नेक्स्ट देखिए, एल्कोहल कॉपर के साथ 573 केल्विन टेम्परेचर। अब देखिए यहाँ क्या होता है कि आप प्राइमरी अल्कोहल पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ये अल्कोहल ले लिया और आपने कॉपर के साथ इसको गर्म किया 573 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी और एल्डिहाइड बन जाएगा, ऑक्सीडेशन हो गया। अगर सेकेंडरी अल्कोहल है, सेम कंडीशन है, कॉपर 573 केल्विन, कीटोन बन जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा मीन। लेकिन अगर टर्सरी अल्कोहल है, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो जब आप कॉपर के साथ इसको 573 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। बस यही डिफरेंस है और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, जबकि यहाँ पर क्या बनाया गया है, कीटोन बनाया गया है। तो यानी कि आपका बी जो है वो गलत है। नेक्स्ट देखिए, अगेन आपसे कहा गया है 85% H3PO4, ठीक है, एलिमिनेशन हो जाएगा, आपकी एल्कीन बन जाएगी। कॉपर के साथ ये एल्डिहाइड बन रहा है, तो आपका यहाँ पर कौन सा गलत है, बी जो है वो रिएक्शन गलत है। यहाँ पर एल्कीन बननी चाहिए थी, जबकि ये क्या बना रहा है, कीटोन बना रहा है। नेक्स्ट आपका सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन है तो ये डेफिनेटली हमें नहीं करना। उसके बाद फिनोल मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन क्यूमीन। क्यूमीन इज केमिकली, क्यूमीन क्या होती है, देखिए आप क्यूमीन का ऑक्सीडेशन करते हैं और देन आप कन्वर्ट करते हैं उसको, देखिए फिनोल है आपकी, देखिए ये सॉरी क्यूमीन है ये आपका।
यानी आइसोप्रोपाइल बेंजीन जो है उसे हम क्या बोलते हैं, क्यूमीन बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। नेक्स्ट देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी जो भी आपको दिए गए उनके ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लेंगे। फर्स्ट आपका है TiO2, तो यहाँ Ti की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। नेक्स्ट है आपका MnO4 नेगेटिव, यहाँ आपका +7 आएगा। उसके बाद है CrO4 2 नेगेटिव, तो 4 2 जा 8 और ये +6 आ जाएगा। उसके बाद है Ni मेटल कार्बोनिल। बेटा मेटल कार्बोनिल में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0 होती है। तो देखिए ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, अब आप अपना अरेंज कर लीजिए। क्या पूछा है आपसे, इंक्रीजिंग ऑर्डर आपसे पूछा गया, तो आप आराम से कर सकते हैं। ये आपका MnO4 यानी आपका बी ऑप्शन सबसे लास्ट में आएगा। बी के बाद आएगा आपका सॉरी डी, बी के बाद आएगा डी, तो 2 में है बी के बाद डी। देन आपका आएगा ए, तो आपका ए यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट ये पॉलीमर चैप्टर है जो कि आपको पता है डिलीट कर दिया गया है, इस क्वेश्चन को हमें करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब आप जब भी वीबीटी पढ़ते हैं तो वहाँ पर इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल का आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि अगर हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इनर डी काम आए, जैसे कि D2sp3, जैसे कि DsP2, अगर इस तरह का हाइब्रिडाइजेशन है तो हम बोलते हैं उन्हें इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और अगर आउटर डी काम में आ रहे हैं जैसे कि sp3d2, तो इन्हें बोला जाता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जनरली आपको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में देखने को मिलते हैं और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आपको वीक फील्ड लिगेंड के केस में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ आपसे ऑप्शन पूछा गया है। फर्स्ट तो देखिए डेफिनेटली आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपका कोबाल्ट का F6 के साथ यानी वीक फील्ड लिगेंड है, तो डेफिनेटली आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, ये भी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, ये भी आउटर ऑर्बिटल, यानी कि ओनली बी अगर आपका यहाँ ऑप्शन जो कि यहाँ गिवन नहीं है, जबकि यहाँ एक ऑप्शन है नहीं एक्चुअली, A B D और E ही है, यानी बी के साथ सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। ये हो सकता है मिस प्रिंट हो, तो बी के साथ मैं सी इसको मान लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन विच कार्बन एटम ऑफ सुगर डिफ्रेंशिएट आरएनए। देखिए आरएनए में राइबोज शुगर होती है 5 कार्बन वाली, जबकि डीएनए में होती है डीऑक्सी राइबोज, यानी कि यहाँ जब आप सेकंड नंबर कार्बन के ऊपर आप देखते हैं तो यहाँ आपको OH दिखाई देता है, जबकि आप डीऑक्सी राइबोज में देखते हैं तो यहाँ पर आपको दोनों ही जगह पर H दिखाई देते हैं। ये सेकंड नंबर कार्बन एटम आपका है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कोलाइडल सॉल्यूशन से ये हमें क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में फिर ये चैप्टर आपका हटा दिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें विच ऑफ फॉलोइंग सोल, तो इसका मतलब ये कोलोइडल जो आपका चैप्टर था सरफेस केमिस्ट्री, उससे क्वेश्चन है, इसे भी हमें करने की जरूरत नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन, केमिकल काइनेटिक्स से क्या दिया गया है कि T99.9 विद रेस्पेक्ट टू T90 फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी अगर हम देते हैं तो टी क्या होता है, टी होता है आपका 2.303 डिवाइडेड बाई के लोग A/A-x। अब फर्स्ट कंडीशन में मान लेता हूँ T 99.9% यानी कि कितना फ्रैक्शन 0.999 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई के लोग। अब देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन को अगर मैं 1 मान करके चलूंगा तो A-x कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.999, तो आपका क्या हो जाएगा ये 0.001, यानी कि यहाँ आ जाएगा 0.001। इसको थोड़ा सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई के लोग 10⁻3, क्योंकि ऊपर जाएगा 1000 का मतलब 10⁻3। अब इसी तरह से T 0.90 का अगर कैलकुलेट करें तो ये आपका आ जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई के लोग, अगर आपका इनिशियल कंसंट्रेशन 1 है तो 1 माइनस 0.90, तो आपका आ जाएगा ये A-x कितना आ जाएगा, A- आ जाएगा 0.1, तो ये आ गया 0.1 का मतलब आप ऊपर 0 ले जाएंगे तो इसका सोल्यूशन आपका हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई के log 10। ये आपकी इक्वेशन T 90% के लिए बन गई और ये आपके T 99% के लिए बन गई, 0.999 के लिए बन गई। डिवाइड कर देंगे, दैट मीन T 99.9 या 0.999 डिवाइडेड बाई 0.90 इक्वल टू, ये तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर आपका आ गया log 10⁻3, तो इसे क्या लिख सकते हैं 3 log 10 डिवाइडेड बाई log 10, तो log 10 से log 10 कैंसिल आउट हो जाएगा यानी 3, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 3, सी ऑप्शन हो जाएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको जब केमिकल काइनेटिक्स 1 शॉट वीडियो अपलोड करूँगा तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको ऐसे सिखाऊंगा। नेक्स्ट देखिए ये तो आप प्रैक्टिकल भी करके आए थे, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड है जिसमें आप फिनॉल डाल रहे हैं, तो आपका क्या बनेगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनता है, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो चैप्टर है ये अगेन आपका
विटामिन और ये चैप्टर तो आपको पता है, हटा दिया है, फिर भी मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, विटामिन बी और सी ये वाटर सॉल्युबल होती हैं, और विटामिन ए डी के ये फैट सॉल्युबल प्रोटीन्स होती हैं। उसके बाद इन द रिएक्शन MnO4 नेगेटिव 8H पॉजिटिव, यानी कि एसिडिक मीडियम के अंदर जो पर मैग्नेट आयन है वो Mn2 पॉजिटिव सॉल्ट के अंदर कन्वर्ट होते हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए, वी इफ़ यू यूज़ मोल्टन NaCl, देखिए दोनों केसेस में आपको बता देता हूँ, मोल्टन भी बता देता हूँ और एक्वस भी बता देता हूँ। देखिए अगर आप मोल्टन NaCl यूज़ में ले रहे हैं ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस, तो यहाँ पर दो ही तरह के आयन है, Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, यानी कि Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड के ऊपर, और Cl नेगेटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और एनोड के ऊपर, यानी ये आपको मिलेगा कैथोड पर और ये मिलेगा आपको एनोड पर। लेकिन अगर एक्वस सॉल्यूशन होता तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ साथ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन भी होते। तो ध्यान देंगे, जो कैथोड है वहाँ पर हाइड्रोजन गैस और एनोड पर ऑक्सीजन गैस सॉरी क्लोरीन गैस मिलती है, और NaOH आपका बनता है। क्लोर एल्कली प्रोसेस आप 10th क्लास में पढ़ के आए थे। तो यहाँ आपको मोल्टन NaCl दिया गया, तो सोडियम आपका कैथोड पर और क्लोरीन आपकी एनोड के ऊपर, तो सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सरफेस केमिस्ट्री से हम इसको छोड़ देते हैं। अगेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि मिथाइल नाइट्राइल, तो पहले मिथाइल नाइट्राइल लिखते हैं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड एंड ये आपका मिथाइल नाइट्राइल। क्या कर रहे हैं आप, इसका हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं। तो देखिए दो स्टेप में हाइड्रोलाइसिस होता है, एक पहले पार्शियली हाइड्रोलाइसिस होता है तो एमाइड बनता है, देन कंप्लीट जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। अभी एमाइड देखिए दो तरीके से मैंने सोचा है, क्योंकि आप देखेंगे होफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन मेथड दिया गया है, ब्रोमीन की रिएक्शन NaOH की प्रेजेंस में होफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, CO को एलिमिनेट कर देते हैं और क्या बन जाता है, CH3NH2 बन जाता है, यानी प्राइमरी अमाइन बनती है विद वन कार्बन लेस। इधर आपका दिया गया कि अगर आप इसको एसिडिफाई और फिर अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाएं, तो अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आप सबको पता है एस्टर बनता है। तो अब ऑप्शन ये आपका एक पैसेज दिया हुआ था, आपको पढ़ करके फिर आंसर देना था। इंटरमीडिएट ए, ये ए क्या है, तो देखिए ए क्या है आपका, एमाइड, दो कार्बन वाला एमाइड है, इसका मतलब इथेनामाइड है, तो इथेन एमाइड, सी ऑप्शन हो जाएगा। कन्वर्टिंग ए टू सी इज कॉल्ड, कि ए से आप सी में बदलना, ए से आपको आप सी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसे आप क्या बोलते हैं, तो अमोनालाइसिस डेफिनेटली नहीं बोलते, होफमान डिग्रेडेशन, सॉरी ए से सी पूछा गया आपसे, ए से सी के अंदर, तो ए से सी तो क्या है, होफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन मेथड आपका है, बी ऑप्शन हो जाएगा। द स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड डी, ये आपका डी एस्टर है, एस्टर ही एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें फ्रूटी स्मेल आती है, स्वीट। नेक्स्ट, विच इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग कंपाउंड बी, जो बी आपका बन रहा है ये बी है, ये आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके परस्पेक्टिव में कौन सी बात जो है नॉट ट्रू, दे हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, तो डेफिनेटली बॉइलिंग पॉइंट इनका एल्डिहाइड और कीटोन से ज़्यादा होता है। दे आर सोल्यूबल इन बेंजीन, और ये तो पोलर मॉलिक्यूल्स है तो वाटर में सोल्यूबल होगा, नॉन पोलर के अंदर तो सोल्यूबल होगा ही नहीं, इसका मतलब बी आपका एक तो ये गलत है। दे प्रोड्यूस एल्केन व्हेन हीटेड विद सोडा लाइम, बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी और एल्केन बनेगी। प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एसिड है तो हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं, यही डिफ्रेंशिएट करने का तरीका भी है अल्कोहल को और एसिटिक एसिड को। तो आपका यहाँ पर ओनली बी अगर कोई ऑप्शन है, हाँ सी, ओनली बी ऑप्शन जो आपका सही होगा। विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन कार्बोनिल ग्रुप, देखिए कार्बोनिल ग्रुप क्या है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ एक तो पाई बॉन्ड है, 1 2 एंड 3 सिग्मा बॉन्ड हैं, और कार्बन की जो हाइब्रिडाइज स्टेट वो क्या है आपकी sp2 है। तो आप ऑप्शन देखिए sp2 3 सिग्मा 1 पाई, आपका ए ऑप्शन सही। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ तो ये पी ब्लॉक से लिया गया है, और पी ब्लॉक आपको पता है आपके सिलेबस में है नहीं, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ देखिए आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। किसी भी टॉपिक के अंदर जो आपने अभी +2 में है और आपके CUT 2025 सिलेबस के अंदर जो भी चैप्टर है, जिसका कोई भी टॉपिक आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। पहले मैं 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करूँगा, ताकि आप अच्छे से जजमेंट करो कि किस टॉपिक को किस लेवल पर आपको पढ़ना है, और उसके बाद मैं चैप्टर की वीडियोज़ को स्टार्ट करूँगा। तो तब तक आप अपने बाकी देखिए लैंग्वेज है आपके, जनरल पेपर आपका है, आप उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करिए, और जो डोमेन में आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट है वो आप आराम से पढ़ सकते हैं, इतना टाइम आपके पास है, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें।
चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।